हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पर्यावरण टेस्ट सीरीज का ये तीसरा वीडियो और इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस जो एग्जाम के लिए हैं बेहद महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। डॉप्सन, डेसिमल, गीगाहर्ट्ज और मेगावाट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डेसिबल। ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में जो है नापी जाती है। और इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी डेसिबल की ध्वनि को शोर में काउंट किया जाता है? 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है उसको नॉइस में, ध्वनि प्रदूषण में या शोर में काउंट किया जाता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला जो है हमारा प्रश्न, भारत में मृदा प्रदूषण का क्या कारण है? तो भारत में मृदा प्रदूषण का कारण ऑप्शन है वनों का विनाश, खनन, भौगोलिक विविधता, चट्टानों और पहाड़ी भूभाग की अधिकता। तो इन सब में सबसे अधिक जो है वो है वनों का विनाश या वनों की कटाई से क्या है कि पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को कम बांध के रखती हैं और वनों का विनाश, कटाई होने से धीरे धीरे जो है जमीन उसमें बंजर होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि भारत में इतनी ज़्यादा वनों की कटाई की समस्या क्यों है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा भारत जो है डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील देश है। और कुछ कंट्री जो हैं जो डेवलप्ड हैं। हमेशा जो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, वहीं सबसे अधिक बांध बनाए जाते हैं, वहीं सबसे अधिक जो है वनों की कटाई होती है, इंडस्ट्री बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, नए नए शहर विकसित किए जाते हैं। तो हमेशा विकास की दर जो है हमेशा विकासशील देश में ज़्यादा होती है। और जो विकसित कंट्री हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, तो वहाँ क्या है विकास की दर कम रहती है। क्योंकि वहाँ वो चीज़ें जो जीवन के विकास के लिए ज़रूरी हैं, पहले से ही डेवलप हो गई हैं। अब बहुत थोड़ी धीमी गति से जो है विकास होता है। तो यहाँ जो उत्तर सही है, वनों का जो विनाश है, वो मृदा प्रदूषण में भारत में जो है एक प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो रेडियोधर्मी आप समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं हमेशा नाभिकीय विस्फोट से। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे भी हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, पॉपुलर सवाल है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई है? ये एग्जाम आपकी एमपीटीटी की पुरानी परीक्षा में भी पूछा गया है, जो अभी 2024 में हुई है। तो ये इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो है ये 1986 में रूस में, उसका नाम उस समय सोवियत संघ रूस हुआ करता था। तो सोवियत संघ रूस में एक परमाणु परीक्षण कर रहे थे, तो परमाणु रिएक्टर जो है अनियंत्रित हो गया। और अनियंत्रित होकर के ये जो है इसकी दीवारें सारी जो है डैमेज हो गई। और वहां लोगों की जो है 28 लोगों की मृत्यु हो गई है वहां पर। और वैसे कहा जाता है वहां तो थे 134 लोग जो हैं, 28 की मृत्यु हुई है और बाकी लोग किसी न किसी तरह आगे चल के कैंसर से प्रभावित हो गए। उनके बच्चे जो है विकलांग पैदा होने लगे, कोई ना कोई विकार आ गया। तो ये दुर्घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया कि सब जो देश परमाणु परीक्षण कर रहे थे कि कितना खतरनाक हो सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक आपदा का भाग नहीं है? भूवैज्ञानिक मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो आपदा होती है, कौन सी नहीं है? भूवैज्ञानिक का मतलब ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ यहाँ पर है, जमीन से। तो ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी ये जमीन में आते हैं। और ये जो बादल प्रस्फोट है, ये भूवैज्ञानिक आपदा नहीं माना जाता है। बादल प्रस्फोट जो है कि अचानक बादलों का जो है गर्म और ठंडे बादल मिलते हैं, तो अचानक मूसलाधार बारिश, इतनी अत्यधिक बारिश एक जगह पर हो जाना, वो बादल प्रस्फोट कहलाता है। आगे देखते हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्रों की भूमि किस प्रकार की हो जाती है? एक आसान सा सवाल है। कठोर, मुलायम, दलदली या दरार। तो ये कठोर हो जाती है जमीन। ये आप लॉजिक जो है लगाकर लगा सकते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य कौन है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा सबसे अधिक बाढ़ जो है इनमें से, हर साल आए दिन बाढ़ देखने को मिलती है जो है ये बिहार में। और खास करके मॉनसून का जो सीजन होता है उसमें अक्सर आपको बाढ़ की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और ये बाढ़ आती किस में है? तो बिहार में जो है गंगा की एक सहायक नदी है। और गंगा की सहायक जो है एक
बड़ी नदियों में से माना जाता है, जिसे कहा जाता है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि हर साल जो है इसमें बाढ़ आती है और कई घर जो है उसमें डूब जाते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये दूसरा जो है सवाल इसी में आपका कवर हो गया है। और बिहार सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है भारत का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं प्राधिकरण से रिलेटेड सवाल जो है, जिसमें सन हमें याद रखने पड़ते हैं। तो ये स्थापना हुई है 27 सितंबर 2006। ये डेट शायद इसलिए दे दिया गया है ताकि और क्लियर हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो केवल ईयर भी याद रख सकते हैं, वो उससे ही हमारा अंदाजा लग जाएगा। लेकिन तब दिक्कत होगी यदि उन्होंने डेट इसमें दे दी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो ये क्या है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना हुई है। ये क्या है? आपदा प्रबंधन संस्थान। आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है दिल्ली में हुई है। अधिकतर जितने संस्थान हैं वो दिल्ली में। यदि आपका कंफ्यूजन होता है तो दिल्ली लगा सकते हैं, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि सही हो। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसी से रिलेटेड आपको पता होगा कि पर्यावरण जो है अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में है। इसी तरह पर्यावरण प्रबंध संस्थान जो है हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये भी याद रखना है इसके साथ साथ। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये 2 या 3 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर को रात को हुई थी, तो 2 और 3 दोनों में काउंट किया जाता है। 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो है गैस रिसाव हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गैस फैल गई। उससे कई लोग मारे गए। लगभग बोला जाता है कि 5,000 से अधिक जो है लोग मारे गए थे, और कई दसों सालों तक वहां जो है उस जगह में कोई नहीं गया, और वहां पर जो लोग हैं वो उनमें विकारता उत्पन्न हुई है। कीटनाशक जो कौन सा कंपनी है ये यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक बनाती है, और कौन सी गैस का रिसाव हुआ ये भी क्वेश्चन आता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है इसका रिसाव हुआ है। तो 1984 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आग का मुख्य कारण क्या है? आग एक गैस है, ऊष्मा है, पेट्रोलियम है, या रासायनिक परिवर्तन है? आग का मुख्य कारण जो है वो है ऊष्मा होता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ विभीषिका, तो विभीषिका मतलब एक आपदा होता है, तो बाढ़ लाने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन है कोसी, गंगा, महानदी, या दामोदर नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है सोचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दामोदर। जिस तरह बिहार में आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, उसी तरह ये जो दामोदर नदी है इसे जो है कहा जाता है हमारे पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी हर साल जो है बाढ़ का जो है देखने मिलता है। आगे किस राज्य में चक्रवातीय आपदाएं आती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक चीज इसके साथ साथ बता दूं कि हमारा जो भारत है, सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं हमारे पूर्वी भारत में, और आते तो पश्चिमी भारत में हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है हमारे हमेशा कहाँ पूर्वी में रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चक्रवात की जो दिशा रहती है वो रहती है एंटी क्लॉकवाइज। यानी चक्रवात ये देखिए आप आ रहे हैं यदि पश्चिम में, तो वो इसकी तट को प्रभावित नहीं करेंगे। वहीं पूर्वी तट में क्या है, चक्रवात यदि आएंगे तो तटों को जो है विनाश करते हैं, तटों को जो है प्रक्षिप्त कर देते हैं। तो इसलिए पूर्वी जो है हमारे चक्रवात वो बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए खतरनाक रहते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर आप समझ गए होंगे, ओडिशा जो है इसका जो सही उत्तर है। अभी जो है हाल ही में एक दाना चक्रवात आया है, हमारे बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, और हमारे जो ओडिशा का जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है या ओडिशा के तटों को बहुत प्रभावित किया है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है, और इसका नाम कतर ने रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण माह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 19 नवंबर से 18 दिसंबर, 18 जनवरी, 5 जून से 18 दिसंबर, और 5 जुलाई से 4 अगस्त। तो पर्यावरण एक माह मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका 19 नवंबर से 18 दिसंबर, ये सही उत्तर है। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसी तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है?
शाकाहारी, मांसाहारी, दीर्घ मांसाहारी या अपघटक। पहले देखिए हरे पेड़ पौधे क्या हैं, ये आपके उत्पादक हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके बाद जो है पहला आता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये 1 नंबर में क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो किनको खाते हैं, शाकाहारी, जैसे आपके कुछ कीट हो गए खाने वाले, ये चीजें, गाय भी हो सकती है। अब इनको जो है खाने वाले जो है होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, कीटों को खा लेते हैं, जैसे अपना मेढक भी हो सकता है ये, मछली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मांसाहारी आएंगे और द्वितीयक उपभोक्ता। अब जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे ये द्वितीयक को खाएंगे। तृतीयक में जैसे मेढक को कौन, सर्प खाता है, मछलियों को जैसे कोई गिद्ध कह सकते हैं, बगुला कह सकते हैं। तो ये आपके तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ये इनसे भी ज्यादा लेवल हो गया, मान लीजिए ये मांसाहारी हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे दीर्घ मांसाहारी कहलाएंगे। किस पारिस्थितिकी तंत्र का एक नाम वेला संगम पारिस्थितिकी भी है? तो ये जो है कई बार इस तरह के टर्म जो हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वेला संगम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, समुद्री है, वन है, आपका मरुस्थलीय है, या ज्वार नदमुखी है? ये आपको इसका उत्तर देना है। इसका जो सही उत्तर है वह है ज्वार नदमुखी। तो ज्वार नदमुख क्या कहलाता है, आपने देखा होगा कि ये मैं मैप बना देता हूँ। तो हमारी जो कुछ नदियां हैं जो ज्यादातर पूर्वी साइड बहती हैं, वो क्या बनाती हैं, अपने तट पर डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब है उनकी रफ्तार जो है धीमी हो जाती है, और कुछ ना कुछ जमीन का भाग वो छोड़ देती हैं और वो बट करके समुद्र में मिल जाती हैं। तो वो जो बीच का स्थान बनता है वो डेल्टा कहलाता है। लेकिन जो पश्चिमी की ओर जाती हैं नदियां, पहाड़ों को काटती हुई जाती हैं, तो तीव्र गति से मिलती हैं। वो जो तीव्र गति स्थान कहलाता है वो कहलाता है आपका एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में, या उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जो वहां बनता है उसे वेला संगम बोला जाता है, और वो जो है ज्वार नदमुखी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, आपने जो पुरानी वीडियो में पढ़ रखा है। सुंदरवन किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो सुंदरवन जो है, वन है, समुद्री पारिस्थितिकी है, पर्वतीय है, या फिर डेल्टाई पारिस्थितिकी है। तो सुंदरवन आपको पता होगा कहाँ पर है, यहाँ पर जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो वहां पर जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आके मिलती है। और यहाँ एक जो है मिल तो पहले जाती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ मिलती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो एक डेल्टा का जो है निर्माण होता है, इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक डेल्टा यहाँ बनाती है, तो उसे जो है सुंदरवन का डेल्टा बोला जाता है। तो ये एक डेल्टाई पारिस्थितिकी है। और सुंदरवन का डेल्टा जो है एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ भारत में कौन से एशियाई शेर, बब्बर शेर जो कहा जाता है वो पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो है यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो क्योंकि इसी से नाम इसका सुंदरवन पड़ा है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैंग्रोव वन, सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन जिस डेल्टा में पाए जाते हैं वो है हमारा सुंदरवन का डेल्टा। तो अगला प्रश्न है हमारा, जीव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच जो है रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र, या भू आकृतिक चक्र। तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है पारिस्थितिकी में उत्पादक का कार्य कौन करते हैं? ये आपको पता ही है, उत्पादक जो है हमारे हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक का काम करते हैं, और बाकी सब जो है उसके उपभोक्ता होते हैं। आर्द्र भूमि संबंधी रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई? इसके पहले एक और क्वेश्चन था कि रामसर समझौता कब हुआ था। मैंने बताया था आपको ईरान में 1971 में, जो विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है उनको संरक्षित करने के लिए ये जो है स्थापना की गई रामसर संधि। लेकिन भारत ने कब उसमें जो है शामिल शामिल हुआ, ये प्रश्न जो है आता है। तो भारत जो है 1982, तो 1982 में जो है भारत रामसर समझौते में शामिल हुआ है, ये हमें याद रखना है। 1971 में बना है, और 1982 यानी उसके जस्ट 11 साल के बाद जो है ये है जो है शामिल हुआ। इसका मतलब ये फाउंडिंग मेंबर
ये सदस्य नहीं है ये भारत, शुरुआत से सदस्य नहीं था रामसर संधि का। 11 साल बाद 1982 में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन है आपकी 2005, 2010, 2009। तो आपको बताना है, कूट के आधार पर चयन करना है। तो इसमें ये प्रश्न बनना था कि कौन सा सही है, ये जो है छूट गया थोड़ा। तो आपको बताना है राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में। तो इसका जो सही है उत्तर है जो है 1, 2 और 3, यानी तीनों सुमेलित हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2010 में आई है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2009 में, राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में जो है भारत में लागू हुआ है। इसके बाद जो है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? आपदा से जो है प्रबंधन के लिए, कोई डिजास्टर है जैसे आग लगना जो है, भूस्खलन, सुनामी, इससे प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है किस संस्थान में? तो ये जो है इसका लातूर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये जो पड़ता कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लातूर में जो है प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, देश का पहला है। तो कोई भी चीज जो है पहली होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देश का जो पहला है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है लातूर जो है हमारा सही उत्तर है, लातूर, महाराष्ट्र। आगे, भारत का कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? पुरानी वीडियो मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट वो कहलाते हैं जहां जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो भारत के में यदि हम देखें तो भारत में जो है, भारत का ये मैंने मैप ड्रॉ कर दिया है। तो भारत में जो है 3 तप्त स्थल पाए जाते हैं और यूनेस्को द्वारा शामिल किए जाते हैं। तो थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन पठार। तो इसमें से केवल एक शामिल है, पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है। ये मैं आपको शो करके इसमें दिखाता हूँ। ये हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट ये तप्त स्थल में आता है। एक हिमालयन क्षेत्र जो है ये पूरा हमारा तप्त स्थल में आता है। और एक और इंडो वर्मा क्षेत्र है, वर्मा मतलब म्यांमार। इंडो वर्मा जो है क्षेत्र, हमारे तप्त स्थल में 3 क्षेत्र शामिल हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, झीलों और समुद्रों में लाल ज्वार का क्या कारण क्या है? लाल ज्वार क्यों आते हैं? कुपोषण, रक्त संकुलता, ऑक्सीकरण या अवक्षेपण। तो होता क्या है कि समुद्रों में कई बार लाल कलर के जो है ज्वार ऊपर आ जाते हैं, जो प्रजातियां या पौधों की तरह, वो सुपोषण है। सुपोषण का मतलब शैवाल की मात्रा जब अत्यधिक हो जाती है तो उसका कलर जो है झीलों और समुद्रों के जो है लाल रंग का जो है दिखने लगता है। तो ये सुपोषण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जंगल की आग किससे प्रभावित नहीं होती? मतलब इनमें से कौन सा है जिससे जंगल की आग जो है प्रभावित नहीं होती है? तो ढलान, भूमि की नमी, वायु, इन सब से क्या होता है, प्रभावित होती है। वायु होगी तो उससे क्या है, हमारी आग बढ़ेगी। भूमि में नमी होगी तो प्रभाव पड़ेगा। भूमि में नमी है तो जंगल की आग कम होगी तो प्रभाव तो पड़ेगा ही उसका। ढलान है तो ढलान का भी प्रभाव जंगल की आग जो है पड़ती है, बढ़ती है। ढलान यदि क्षेत्र है तो आग जो है ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो है जंगल की आग को प्रभावित करते हैं। ये आपदा प्रबंधन के ये जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत निम्नलिखित में से भौतिक भौगोलिक खतरों को श्रेणी में नहीं आता है। भौतिक भौगोलिक जो खतरे हैं, इनकी श्रेणी में कौन सा नहीं माना जाता है? भूकंप, हिमस्खलन या चक्रवात या कीट संक्रमण। तो भौतिक भौगोलिक खतरों में से जो कीट संक्रमण है ये नहीं आता है, क्योंकि ये जैविक खतरा माना जाता है। इसका यूज सेनाओं द्वारा भी किया जाता है, कहीं पानी में मिला दिया जो है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कई बार देश जो, कई बार कहा जाता है कि युद्ध से जो है शस्त्र से नहीं जीते जाते हैं। तो ये आपने बायो में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या एनवायरमेंट में, कि कीट संक्रमण जो है कई बार कई देश के युद्धों में इसका बहुत प्रयोग किया गया है।
कीट संक्रमण जो है भौगोलिक खतरों की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक भौगोलिक खतरा नहीं है, एक जैविक खतरा है। आगे देखते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो ऑप्शन है आपकी सन 2000 में, 2002 में, 2010 में या 2017 में। तो ये आपको इस प्रश्न का उत्तर गेस करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जैव विविधता अधिनियम जो है सन 2002 में जो है ये लागू हुआ है हमारे भारत में। तो ये इस प्रश्न को याद रखना है। अधिनियम वाले सवाल अभी भी पुराने आए थे और एक उसमें ये ऐड कर लीजिए। आप एक अलग लिस्ट भी बना सकते हैं जो ईयर वाले क्वेश्चन है वो हमेशा ही आते रहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, हमेशा जब भी अक्टूबर का पहला सप्ताह रहेगा, वो विश्व वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है और वन विभाग जो है इसे अच्छी तरीके से मनाता है। कई सारी जो है इसमें वर्कशॉप कराता है और जहाँ नेशनल पार्क है तो वहाँ कैंप भी लगाए जाते हैं। तो विश्व वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अब आज की जो है वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इसके पहले मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। उससे थोड़ा जो है हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और आगे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। अगला सवाल है सीएफसी का योगदान क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसा कि वीडियो में आपने देखा होगा, पूरा इसके जो सेकंड नंबर की वीडियो है उसमें मैंने बताया था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उससे जो है ओजोन क्षेत्र में जो है अ, इसके लिए जो है प्रभाव पड़ता है ओजोन क्षेत्र में और इसके साथ-साथ जो है विश्वव्यापी उष्णता, इसका मतलब ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग लिखी हुई है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्लोबल वार्मिंग कहा नहीं जाता, इस बार ट्रेंड चला था। या एसी और फिर रेफ्रिजरेटर जो है जितना अधिक उपयोग होता है, उससे वायुमंडल में जो है गर्मी भी बढ़ती है हमारे आसपास में। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्योंकि एसी और फ्रिज से भी ये जो है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी इससे होता है और ओजोन छिद्र के लिए भी जो है ये जिम्मेदार है। तो इसलिए ए और बी ये जो दोनों इसके उत्तर जो है सही माने जाते हैं। तो ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो था। मिलते हैं अगली वीडियो में। डेली हमारी जो है इस सीरीज की वीडियो अपलोड होती हैं, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को आप देखते जाएं, जिससे आपका बैकग्राउंड में कंटिन्यू इसका पैटर्न, इसका सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा और आप देखिएगा एग्जाम में आपको सारे पढ़े हुए प्रश्न लगेंगे और आपसे सारे प्रश्न लगभग अ, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं किसी से भी नहीं बनते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से देते हैं, अनिश्चित इसीलिए कहा गया है हमारे एमपी एग्जाम को। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको इससे आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चंस की सीरीज के साथ।